एक व्यक्ति नदी के पार एक जंगल में रहता था। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा कबीला था। व्यक्ति जब अपने कबीले का राजा बना तो प्रजा के पास पेट भर खाने को भी नहीं था। अधिकतर स्त्री और पुरुष प्रायः इधर उधर भूखे ही घूमते रहते थे। उस जंगल के खेतों में ना तो पूरी मात्रा में अन्न उगता था और ना ही फल सब्जियां। वह व्यक्ति राजा बनते ही सोचने लगा, किसी के पास कुछ चाहे हो या ना हो, पर पेट भर भोजन सबको मिलना चाहिए। प्रजा का भरण पोषण करना राजा का काम है। जो राजा ऐसा नहीं करता उसके राज्य में लूट मार और दंगे फसाद होते रहते हैं। इतना सोचने के बाद वह व्यक्ति ने अपने राज्य के परिश्रमी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रेरित किया। इसके बाद सभी ने मिलजुल कर कई दिनों तक कठोर परिश्रम करके जंगल की बंजर जमीन साफ की, उसकी खूब खुदाई और खाद पानी डालकर उस जमीन को उपजाऊ बनाया। इसके बाद मोठ, बाजरा, मकई आदि की फसल बोई। अब वह राजा ने खेती का काम केवल अपने साथी कर्मचारियों पर ना छोड़ा, बल्कि वह जानता था कि सभी अपने ढंग से अपनी इच्छा से काम करते हैं, पर हम यह चाहते हैं कि कोई काम वैसा ही हो जैसा कि हम चाहते हैं और हमें उसमें जुटना ही होगा। खेती की देखभाल, गुड़ाई, सिंचाई औरों के साथ साथ राजा खुद भी दिन रात लगा रहता था। वीरों को इस प्रकार जुटे रहते देखकर उसके सेवकों को भी प्रेरणा मिलती थी। वे तन मन से लगे रहते थे। परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। जो जितनी अच्छे प्रकार परिश्रम करता है उसकी इच्छाएं भी उतनी ही अच्छी तरह से पूरी हुआ करती है। परिश्रम करने वाले की देवता भी सहायता करते हैं। इस वर्ष वर्षा भरपूर हुई, फिर राजा के सारे खेत कुछ ही दिनों में लहलहा उठे। अपने परिश्रम को यूं सफल होते देखकर राजा और उसके साथी उसी से फूले ना समाये। राजा के साथियों ने सोचा यह सब उनके राजा का ही प्रताप है। ना वह खेती को इतना महत्व देते और ना इतना अधिक परिश्रम करता और ना हम सबको भी काम करने की प्रेरणा मिलती। सबने सोचा इस अवसर पर अपने राजा का अभिनंदन करना चाहिए। फसल तैयार हुआ। फसल काट कर सुरक्षित रखने के दूसरे ही दिन उसके सभी साथियों ने मिलकर एक उत्सव का आयोजन किया। सहभोज के इस अवसर पर जंगल के और दूसरे वर्गों को भी निमंत्रण दिया गया, जैसे भील, कोल, किरात, सबर, नाग आदि सभी के राजा भी उपस्थित थे। जब उन्हें पता लगा कि राजा ने वर्ष भर के लिए फसल उगाई है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक उस जंगल में कोई भी ऐसा परिश्रमी राजा नहीं बना जिसने 2 महीने से अधिक के लिए अन्न उगाया हो। बाकी 10 महीने के इधर उधर फल फूल मिल जाते थे और खा लेते थे, नहीं तो भूखे ही सोते थे। सबर आदि सभी राजाओं ने उस राजा की बहुत प्रशंसा की, उसे अनेक बधाइयाँ दी, राज्य की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन सबसे अंत में शुभकामनाएं देने वाली बारी आई किरातों की बूढ़ी रानी की। वह बड़ी बुद्धिमान थी, सारा जंगल उसकी सलाह लेता था। वह बूढ़ी रानी खड़े होकर जुगरी को फूलों का हार पहनाया और बोली, भाई तुम्हारे खेत की बंधानी ऊंची हो। इतना कहकर वह अपने स्थान पर वापस चली गई। औरों की भांति न उसने उस राजा की प्रशंसा की और न ही ढेरों शुभकामनाएं दी। उसकी इस बात का अर्थ कोई भी ना समझ पाया। सभी जंगली जातियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जुवेरी के मंत्री ने उठकर पूछा, काकी हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। वह बूढ़ी रानी बोली, सीधी सी बात है, खेत की बंधान ऊंची होगी तो उनमें पानी ऊंचा होगा, पानी ऊंचा होगा तो फसल भी ऊंची होगी, फसल ऊंची होगी तो सभी के खाने की चिंता दूर होगी, खाने की चिंता ना रहेगी तो फिर सभी राज्य के विकास की और योजनाओं में लगेंगे तो फिर राज्य भी ऊंचा उठता जाएगा। वह बूढ़ी रानी की आख्या सुनकर सभी बड़े खुश हुए। उस बूढ़ी औरत की मंत्री कहने लगा, देखो बात कहना भी एक कला है। थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कहना बुद्धिमानी है, क्योंकि बहुत बोलने वाले की शक्ति तो नष्ट होती है, उसकी वाणी का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। उस जंगल के राजा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उस बूढ़ी औरत से कहा, काकी मैं सदा यह कोशिश करता रहूँगा। इसके बाद सभी ने नई फसल से बनाए गए बढ़िया बढ़िया पकवान खाए। फिर खुशी खुशी सभी मेहमान विदा हुए। इस कहानी से हमें 3 तरह की शिक्षा मिलती है। पहली ये कि सभी ने मिलजुल कर पूर्णतः एक होकर आपसी सहयोग से जो मेहनत की उससे बहुत अच्छे परिणाम मिले, यानी एकता में बहुत शक्ति होती है जिससे असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है। और दूसरी सीख यह मिलती है, ईमानदारी से की गई मेहनत का फल ईश्वर अवश्य देता है। और तीसरी सीख यह है कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए
पहले स्वयं को उस काम को झोंकना और सफल होना होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।